गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कहने का मीनिंग कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मतलब कि सीधी लाइन में मोशन कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी फिनोमेना हैं वो सारे के सारे फिनोमेना हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें यहाँ पर एक टर्म सीखना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब इसको ध्यान से समझो। डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है कि सपोज हमें कोई वैल्यू दी हुई है, जैसे मैंने बोल दिया कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का या इस स्फीयर का मेरे को एरिया गिवन है कैपिटल ए। तो अगर मुझे इसका एरिया स्मॉल सेक्शन में लेना हो या इस एरिया का स्मॉल पोर्शन लेना हो तो मैं इसका क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन। ठीक। अब डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि डिफरेंशिएशन को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले वो समझो। डिफरेंशिएशन को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है d अपॉन d। ध्यान से इसको समझना क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें 11th क्लास की फिजिक्स में भी रिक्वायर्ड है और 12th क्लास की फिजिक्स में तो बिना डिफरेंशिएशन के आप एक सिंगल डेरिवेशन नहीं कर सकते। इसलिए डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको ध्यान से समझना है। डिफरेंशिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d अपॉन dx। ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर इस d का अलग मीनिंग होता है और इस d का अलग मीनिंग होता है। दोनों d का यहाँ पर डिफरेंट मीनिंग होता है। अब जैसे इस d के साथ में लिखा है x टू दी पावर n और यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पर लिखा हुआ है dx। तो अब इसका मतलब समझो। ऊपर वाले या फिर हम बोल सकते हैं न्यूमरेटर के साथ में जो d लिखा हुआ है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस ऊपर वाले d के साथ में जो लिखा हुआ है हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन और इस नीचे वाले d के साथ में जो लिखा हुआ है हमें इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करना है। इसके साथ में जो लिखा है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है और इसके साथ में जो लिखा है उसके रेस्पेक्ट में। अब इसके साथ में अगर t लिखा हुआ है तो हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इसके साथ में y लिखा हुआ है तो हमें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या ध्यान रखना है कि इसके साथ में जो लिखा होगा हमें उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर करना है। अब डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला होता है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर n। इसका फॉर्मूले का अगर मुझे ये इसका फॉर्मूला होता है d अपॉन dx x टू दी पावर n। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। क्या जाएगा, n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। अब समझिए इसका एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को डिफरेंशिएशन करने को बोला गया तो मेरे को डिफरेंशिएशन करना है x टू दी पावर 5 का। इसका डिफरेंशिएशन करना है x टू दी पावर 5 का। किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। क्या समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर जरा इसको यहाँ से कंपेयर कराओ। हमारा फॉर्मूला क्या है, d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर है। यहाँ पर लिखा है d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर 5। एक तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ पर n या 5 x टू दी पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1 या कितना 5 इंटू x टू दी पावर 4। इतना समझ में आ गया। सिमिलरली मेरे को अगर सपोज करो डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर 2 का। ठीक।
देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2, तो फॉर्मूला क्या है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो n की वैल्यू 2, एक्स टू दी पावर n माइनस 1 मतलब क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2x। इतना समझ में आ गया। सिंपल सा फॉर्मूला होता है d अपॉन gx ऑफ x टू दी पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। इतना समझ में आ गया। यहाँ से पढ़ते जाना है आप लोगों को। अब इसके बाद इसका एक रूल आता है, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। ये फॉर्मूले को आप ध्यान रखना है कि यहाँ साइड में लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर n इक्वल टू आएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब इसका सेकंड टाइप का एग्जांपल या सेकंड रूल देखो। इसका रूल ये बोलता है जैसे कि अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करना है x टू दी पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमारा फॉर्मूला तो ये हो गया। अब ये एक फॉर्म मैंने ये तो हमें क्या करेंगे, हम इस डिफरेंशिएशन को दोनों में अलग अलग सेपरेट करा देंगे। सेपरेट कराएंगे तो आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर 3 प्लस d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर। मैंने क्या किया यहाँ पर d अपॉन dx का दोनों में अलग अलग गुणा करा दिया, अलग अलग मल्टीप्लाई करा दिया। तो d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर 3 प्लस d अपॉन dx x स्क्वायर। अब देखो ये हमारा ये और ये दोनों इस फॉर्म में बन गए। अब देखो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, क्या आ जाएगा n, फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, क्या आ जाएगा 3 x टू दी पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 x टू दी पावर 2 माइनस 1, क्या आ जाएगा 3 x स्क्वायर प्लस 2x, यह आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट होता है जैसे सपोज हमें डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर रूल होता है कि अगर डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 3, क्या बोला गया, अगर डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर निकल आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3, ये बाहर निकल के आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर। हमारे ये फॉर्म में बन गया, ये 3 ऑलरेडी, n की वैल्यू 2, तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, तो आ जाएगा 6x, आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसी में अगला रूल होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, जैसे कि मुझे डिफरेंशिएशन कराना है x की रेस्पेक्ट में, लेकिन मैं किसका करा रहा हूं a का, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कहने का मीनिंग हम यहां बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म is equal to 0। जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं हमेशा उनका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर है d अपॉन dx ऑफ हमें करना है p, इसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से हमारा कांस्टेंट टर्म है और कौन सा हमारा वेरिएबल टर्म है। तो ध्यान रखना इस d के साथ में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं हमें जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसके अलावा यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो सब क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। समझ गए? इसके साथ में इसी के साथ में जो लिखा हुआ है इसके अलावा कुछ भी आए, एक यहाँ पर न्यूमरेटर है ऊपर वाले d के साथ में, तो किसकी तरह ट्रीट करेंगे, हम उसको कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर हमें डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन dx ऑफ 3, तब भी इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। d अपॉन dx ऑफ 1, तब भी इसकी वैल्यू
0। यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हमारा क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में मोशन कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, उन सारे फिनोमेना के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो चैप्टर हमारा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यह हम लोगों का टॉपिक है, इसको हमें यहाँ पर पढ़ना है। इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है, डिस्टेंस बहुत सिंपल सा टर्म है, आप इसको बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक। उसके बाद 10th क्लास में पढ़ा होगा। डिस्टेंस की बहुत माइनर सी डेफिनेशन होती है, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स is called distance। यानी का नहीं किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होगी, उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इसको बेसिकली कहीं पर स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं पर स्मॉल s से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है मीटर। आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि लेंथ या डिस्टेंस को हम लोग हमेशा किससे मेजर करते हैं? मीटर से मेजर करते हैं, SI सिस्टम। अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। अब इसको ध्यान से समझना। देखो स्पीड का मीनिंग क्या होता है? स्पीड ये टर्म आप में से सब लोगों ने, आप शायद इसको बचपन से सुनते आ रहे हो, यहाँ गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है, एक उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसकी स्पीड कम है। स्पीड का मीनिंग क्या होता है उसको समझो। जैसे सपोज आपको मान के चलो कि आप एक मोटरसाइकिल पे जा रहे हो और आपको 6 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है। आप अपने घर से चले, आपको अपने घर से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल, यहाँ आपका घर, यहाँ से आपको सपोज ये स्कूल है, स्कूल आपको 6 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। वो सिंपल सी बात, अगर आप मोटरसाइकिल से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा। वहीं अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। कि यहाँ पर टाइम लेस ले रहे हैं और यहाँ पर टाइम ग्रेटर कर रहे हैं। तो इस दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट ये है कि जब इसकी स्पीड ज्यादा थी, स्पीड का यहाँ पर मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ कि आपकी स्पीड क्या होती है। जब इसकी स्पीड ज्यादा थी तो ये इसी डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लेगा। क्या कर रहा है? आप जो हो, जो मोटरसाइकिल से आप जा रहे हो, क्या कर रहे हो? आप इस डिस्टेंस को जल्दी कवर कर ले रहे हो। लेकिन जब आपकी स्पीड लेस थी, कम थी, तो आपको उतनी ही डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ज्यादा लग रहा है। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड बेसिकली है क्या? कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्टेंस को कवर करने का जो रेट होता है, क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को कवर करने का जो रेट होता है, उसी रेट को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को कवर करने का जो रेट होगा, उसी रेट को हम बोलेंगे स्पीड। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? इसकी डेफिनेशन आएगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट to time is called speed। क्या बोला गया है? किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को चेंज करने का जो रेट होगा या फिर डिस्टेंस को कवर करने का जो रेट होगा, उसी रेट को हम क्या बोलेंगे? स्पीड।
अगर मुझे स्पीड का इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल b से। ठीक, अब देखो अगर मुझे इसका फॉर्मूला निकालना हो तो फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को स्मॉल s से और टाइम को t से। यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा v इक्वल टू s अपॉन t। अब देखो यहाँ से अगर मुझे वेलोसिटी स्पीड की यूनिट ऑफ मेजरमेंट फाइंड करनी हो, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या आएगी? v की यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखो v इक्वल टू s अपॉन t। s डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर, t सेकंड अपॉन सेकंड। ठीक, क्या आ जाएगा? इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाएगी मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगी इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट? मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो स्पीड की डेफिनेशन लिखवाई है, इसके अलावा भी इसकी स्पीड की डेफिनेशन हो सकती है इस फॉर्मूले से। सेकंड डेफिनेशन क्या आएगी? द रेशियो ऑफ, यहाँ पे सुनना, ये किस किस का रेशियो लिखा है? डिस्टेंस एंड टाइम का रेशियो लिखा है। इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या आएगी? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन। क्या द रेशियो ऑफ distance traveled by object and time taken is known as speed। किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्टेंस को, कितनों से डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया है, इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलेंगे? स्पीड। तब समझ आ गया। देन इसके बाद अगर मुझे एक और डेफिनेशन इसकी निकालनी हो, देखो फॉर्मूला है v इक्वल टू s अपॉन t। अगर मैं यहाँ पर कुछ करा दूँ t इक्वल टू 1 सेकेंड तो v इक्वल टू क्या आएगा? स्मॉल s। यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन क्या आएगी? एक और नेक्स्ट डेफिनेशन, द डिस्टेंस traveled by objects in per unit time। कहने का मीनिंग कि ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस को कवर करता है उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्पीड। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर स्पीड के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम यहाँ पर दोनों को पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड को भी पढ़ेंगे एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को भी पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। देखो समझो, यूनिफॉर्म स्पीड हम किसे बोलेंगे? मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। सपोज कर लिया कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट ने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को 30 मिनट में ट्रेवल किया। नेक्स्ट 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को फिर से 30 मिनट में ट्रेवल किया। नेक्स्ट 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को उसने फिर से 30 मिनट में ट्रेवल किया। क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट में फर्स्ट 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को 30 मिनट में, नेक्स्ट 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को 30 मिनट में, फिर नेक्स्ट 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को भी उसने 30 मिनट में ट्रेवल किया। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है। तो देखो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है? इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है। तो हम इसी स्पीड को ही तो क्या बोलेंगे? इसी स्पीड को बोलेंगे क्या? हम इसी स्पीड को बोला जाएगा क्या? यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी इफ एन ऑब्जेक्ट कवर equal distances in equal time
then the speed of object is called यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करे तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को ही हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट इसी में आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसे बोलेंगे। सपोज करिए यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट ने 30 मिनट में यहाँ पर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया, लेकिन उसने नेक्स्ट 30 मिनट में उसी ऑब्जेक्ट ने सपोज कर लिया 4 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया। फिर नेक्स्ट 30 मिनट में उसने 1 किलोमीटर की ट्रेवल की। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है। टाइम भी क्या इक्वल, लेकिन इस इक्वल टाइम में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को, इसको इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को, if an object cover unequal distances in equal time, then the speed of object is called non-uniform speed। क्या बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर करे तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को ही हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इतना समझ में आ गया। स्पीड का एक और फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। देखो अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में हम जब भी स्पीड का जिक्र करते हैं तो हम लोग बेसिकली बात करें तो हम हमेशा एवरेज स्पीड की ही बात करते हैं। कभी हम उसकी पर्टिकुलर जो स्पीड है उसकी बात नहीं करते हैं। हम हमेशा वहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम हमेशा वहाँ पर एवरेज स्पीड की ही बात कर रहे हैं। देखो कैसे, ऐसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एवरेज स्पीड। देखो समझो एवरेज स्पीड का टर्म हमें क्यों इंक्लूड करना है। समझो फॉर एग्जाम्पल, पहले आप प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल समझो। सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से हमीरपुर जाना है, रात से लेके मुझे हमीरपुर जाना है। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट की। स्टार्ट करने के बाद मैं जैसे आगे चलता गया, आगे जाके मुझे कोई टर्न मिलेगा तो मेरी गाड़ी की स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे मैंने टर्न क्रॉस किया मुझे रोड खाली मिला, खाली मिलने पर फिर मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दी। अचानक से ट्रैफिक आ गया, फिर मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करना पड़ा। और अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ गया तो मुझे अपनी गाड़ी को बंद भी करना पड़ा। मतलब तब तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक, उसके बाद मैं फिर से आगे बढ़ा, फिर मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया। ठीक, आगे जाने के बाद सपोज किसी की बारात निकल रही है फॉर एग्जाम्पल। ठीक, वहाँ पर जाने के बाद क्या करना पड़ा, आपको फिर से ब्रेक लगाना पड़ा तो गाड़ी की जो स्पीड है वो आपकी स्लो हो। ऐसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आपको जगह जगह कहीं पर ट्रैफिक मिला, कहीं पर खाली रोड मिला, कहीं पर टर्न मिला, तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या होती जा रही है, आपकी गाड़ी की स्पीड लगातार चेंज हो रही है। और आप पहुँच गए वहाँ पर 1 घंटे में। और फिर आपसे पूछा किसी ने कि बता भाई कितनी स्पीड से आए हो, तो आप 1 घंटे में आ गए। तो आप नॉर्मली क्या बोलते हो, मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूँ। तो क्या 60 किलोमीटर पर आवर की जो आपकी स्पीड है, आपने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की वैसे ही तब से लेके जब आप हमीरपुर पहुंच गए तब तक वैसी है? नहीं है। जगह जगह कहीं पर वो 30 किलोमीटर भी हुई, कहीं पर 2 किलोमीटर पर आवर भी हुई, कहीं पर 0 किलोमीटर पर आवर भी हुई। तो इसका मतलब
इसलिए मैंने आपको बोला था कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जो स्पीड का जिक्र करते हैं वो हमेशा कौन सी स्पीड होती है, एवरेज स्पीड। और इसकी डेफिनेशन होती है द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन। इससे बता दूंगी आपको डेफिनेशन क्या आएगी, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी द रेशियो इट इज डिफाइंड as the ratio of total distance traveled by object and total time taken। कहने का मीनिंग ऑब्जेक्ट ने जितनी टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल किया है और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने जितना टाइम लिया है, इन दोनों का जो रेशियो होगा, इसी रेशियो को ही हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का अगर मुझे फॉर्मूला निकालना हो, जिसका फॉर्मूला आएगा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये क्या आ जाएगा, इसकी एवरेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला। इसको हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में VABG से। टोटल डिस्टेंस एस, टोटल टाइम टी। फॉर्मूला वही होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी वही आएगी, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट हेडिंग आती है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस में पढ़ा था द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। हाँ, यहाँ रखना, जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डेफिनेशन होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डेफिनेशन क्या है इसकी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, कम से कम, छोटी से छोटी, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, कम से कम उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन आ जाएगी इसकी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज a वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी, मीटर। क्योंकि क्या है तो डिस्टेंस भले ही शॉर्टेस्ट है और डिस्टेंस की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, मीटर। तो सी बात है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या आएगी, मीटर ही आएगी। अब देखो यहाँ से इसके मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। एक जैसे सपोज करो, आप समझ लो 2 पॉइंट्स मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ से मोशन को स्टार्ट करता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ऑब्जेक्ट जहाँ से मोशन को स्टार्ट करता है उस पॉइंट को हमेशा बोला जाता है इनिशियल, और जहाँ पर मोशन को फिनिश करता है उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। जो होता है इनिशियल पॉइंट, जहाँ पर मोशन को स्टार्ट करें, जहाँ पर मोशन को खत्म करें, उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट से कुछ एग्जांपल बताता हूँ, उसमें हमें पता करना है कि हाँ इस केस में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इस केस में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। समझो, सपोज करो कि सपोज एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में यहाँ से मोशन करना स्टार्ट की, एक स्ट्रेट गया, फिर मुड़ा, एक फिर स्ट्रेट गया, फिर नीचे आके यहाँ पर आके रुक गया।
सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मोशन स्टार्ट की, ऊपर गया, ठीक, और फिर ऊपर गया और यहाँ पर मोशन को फिनिश कर दिया। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मोशन स्टार्ट की, ऐसे आया तो यहाँ पर मोशन को फिनिश कर दिया। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मोशन को स्टार्ट किया, कर्सर पास में चला और यहीं पर आके मोशन को खत्म कर दिया। ठीक, अब हमें यहाँ पर चारों केस में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब देखो मैंने अगर डेफिनेशन क्या लिखा है डिस्प्लेसमेंट की, डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किन्हीं भी टू पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस होगी, कम से कम डिस्टेंस होगी, उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस लूं तो वो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस की होगी, यही हमारा क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इस वाले केस में मैं अगर देखूं, इस वाले केस में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो यही डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यही क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। इस वाले केस में अगर मैं देखूं इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी, यही हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। और इस वाले केस में अगर मैं देखूं जहां से ऑब्जेक्ट ने मोशन को स्टार्ट किया है वापस से वहीं पर आ गया है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही प्लेस पर है, तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, अभी इन दोनों में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक ही जगह पर ले आऊं तो आप दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, कुछ नहीं मतलब जीरो। तो यहाँ पर ही वही होगा, तो यहाँ पर दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, जीरो। तो हेंस हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन केस कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से मोशन को स्टार्ट करे, अगर वो ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पर वापस आ जाए, ठीक, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मॉर्निंग में स्कूल आते हो, अपने घर से चले, बस में बैठे, बस में चलने के बाद आप स्कूल आए, स्कूल में आपने क्लास ली, क्लास अटेंड करने के बाद छुट्टी हो गई, छुट्टी होने के बाद आप वापस से घर पर चले, तो इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। क्यों? क्योंकि आपने मोशन कहाँ से स्टार्ट की, आपके घर से। तो आपके इनिशियल पॉइंट कहाँ है, आपका घर। स्कूल आने के बाद वापस रिटर्न हो गया, आप कहाँ गए, आपके घर। तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या है, दोनों सेम प्लेस पर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो होगा। सेकंड एग्जांपल, सपोज करो कि सपोज एक आदमी है, एक आदमी है, उसका जन्म हुआ, वो एक बच्चा है, थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल गया, स्कूल में पढ़ा, पढ़ने के बाद हाई फाई एजुकेशन ली, एजुकेशन लेने के बाद वो जॉब की, जॉब करने के बाद जॉब करते करते वो डिफरेंट कंट्रीज में उसने जॉब की, अलग अलग देशों में गया, फाइनली वो बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा होने के बाद वो उसी मकान में आया, उसी कमरे में आया जिस कमरे में वो पैदा हुआ था, और वहीं पर वो मर गया। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि जहां पर वो पैदा हुआ वहीं पर मरा। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, इक्वल। ठीक, इसका मतलब दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, जीरो। जब दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होगी तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर जीरो। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, लेकिन कभी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब देखो इस केस में, देखो इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन डिस्टेंस ये पूरी हो। इस केस में डिस्प्लेसमेंट इतना है, लेकिन डिस्टेंस ये होगी। इस केस में डिस्प्लेसमेंट इतना है, लेकिन डिस्टेंस पूरी होगी।
इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन डिस्टेंस सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस तो यहाँ पर क्या हो सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं होगी। अब यहाँ पर जरा एक बात और जान लो, यहाँ पर डिस्टेंस हाई है, डिस्प्लेसमेंट लेस है, यहाँ पर भी डिस्टेंस ग्रेटर है, डिस्प्लेसमेंट लेस है, यहाँ पर भी डिस्टेंस ग्रेटर दे रहे हैं किससे, डिस्प्लेसमेंट से, यहाँ पर भी डिस्टेंस ग्रेटर दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा केस है जिस केस में या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल। तो बहुत सिंपल सी बात, अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करे, अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे तो उस कंडीशन में देखो जरा डिस्टेंस भी यही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा यही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। तो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी निकाल सकते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन then the distance and displacement covered by object is always equal। क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर किया गया डिस्टेंस या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक,